अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में हकीकत पर मबनी एक पुरअसरार कहानी। ये पुरअसरार कहानी मैंने खुद उस शख्स की ज़ुबानी सुनी है जो हस्पताल में अरसा दराज तक मेरे ज़ेरे इलाज रहा। अगरचे अब वो दुनिया में मौजूद नहीं, ताहम मैं ये यकीन रखता हूँ कि ये कहानी हर्फ बहर्फ दुरुस्त है, क्योंकि जिस शख्स पर हादसा गुजरा वो दिमागी मरीज़ नहीं था। उसका जहन ज़िंदगी की आखिरी सांस तक सही काम करता रहा और ख़ुद उसने कसम खाकर कहा कि ये वाक़या इसी तरह ही पेश आया था। बस मुझे उसकी सदाकत का एतराफ़ कर लेना चाहिए। एक डॉक्टर की हैसियत में मैं आपसे भी यही अर्ज़ करूँगा कि इस वाक़े को मुबालगा आमेज़ ना जाने। इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद मैं ये अजीब वाक़या मरने वाली की ज़ुबानी ही सुनाता हूँ ताकि आप ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। कोहर, धुंध, हल्की हल्की बारिश और बेपनाह सर्दी। लंदन की इमारतें गहरी स्याह धुंध में छुपी हुई थीं और बारिश सुबह से मुसलसल हो रही थी। शहर के ज़मींदोज़ नालियों में बारिश का पानी शोर मचाता बह रहा था। गलियां बाजार सुनसान थे। सर्दी लम्हा बलम्हा बढ़ रही थी और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मेरा जिस्म फटे पुराने कपड़ों में सर्दी से लरस लरस कर सुन्न हो चुका था। भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। मैं ये सोच रहा था कि बारिश ज़रा थमे तो मैं इस टूटे फूटे बरामदे में से निकलूं और किसी मुनासिब जगह पनाह लेने की जुस्तजू करूं। दोपहर से ही मैं इस बरामदे में बैठा सुकड़ रहा था। यहाँ बारिश से मुकम्मल बचाव का कोई इंतज़ाम न था और मेरे कपड़े भीग कर जिस्म से चिमट रहे थे। शाम के वक्त बारिश थमी तो मैं कांपता कांपता अपनी जगह से उठा और गली में निकल आया। दूर मगरिब की तरफ सेंट पॉल के चर्च का बुलंद गुंबद धुंध में गायब हो रहा था। तेज और सर्द हवा का एक और ज़बरदस्त झोंका सामने से आया और पूरी कुव्वत से मुझ पर असर अंदाज हुआ। फाके और ठंड के बाइस में नींद जान तो पहले ही था, सर्द हवा का ये शदीद हमला बर्दाश्त न कर सका और लड़खड़ा कर गिर पड़ा। वीरान और अंधेरी सड़क पर न जाने कितनी देर मैं उसी तरह पड़ा रहा। इतना याद है कि जब वहां से बमुश्किल उठा तो बारिश फिर शुरू हो गई थी। मेरा सर शदीद चकरा रहा था और हाथ पैर लरज रहे थे। इसी हालत में ठठरता, कांपता, गिरता पड़ता मैं हाई हॉबर्न की जानिब जा निकला। यहाँ इक्का दुक्का आदमी जल्दी जल्दी इधर से उधर आ जा रहे थे। कभी कभार कोई घोड़ा गाड़ी भी पूरी रफ्तार से एक हंगामा बर्पा करती हुई गुजर जाती। दूर कोई 30-40 गज के फासले पर मैंने एक पुलिस कांस्टेबल को देखा जो मेरी जानिब पुश्त किए खड़ा था। उसे देखते ही मेरा कलेजा बैठने लगा। मुझे वो यकीनन आवारागर्दी के इल्ज़ाम में पकड़ेगा और फिर जेल खाने का भयानक मंजर मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगा। अभी 2 रोज़ ही तो हुए थे कि मैं वहाँ से आया था। ए खुदा, किधर जाऊँ? दफतन मेरे दिल में ख्याल आया, भूख और ठंड के हाथों एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरने से तो जेल खाने की काल कोठरी ही बेहतर है। ये सोचकर मैं सिपाही की तरफ उस इरादे से चला कि वो मुझे ज़रूर मुश्तबा समझ कर रोक ले। अभी मैं चंद कदम ही चला था कि यकायक मेरी निगाह दाएं हाथ पर बने हुए एक वसी व बुलंद मकान पर पड़ी और मैं ठिठक कर खड़ा हो गया। ये मकान दूसरे मकानों से ज़रा हटकर बनाया गया था और बरतानिया के बहुत कदीम तर्ज तामीर का नमूना था, गालिबन मलिका एलिज़ाबेथ अव्वल के ज़माने का, क्योंकि मुझे याद था कि मेरा एक दोस्त भी ऐसे ही एक मकान में बतौर किराएदार रहा करता था। मकान का बेहद मजबूत और शाह बलूत की लकड़ी का बना हुआ दरवाज़ा यूं बंद था जैसे सदियों से नहीं खुला। अलबत्ता उसके ऊपर लगे हुए भारी रंगीन शीशे शाम के धुंधलके में खूब चमक रहे थे। मेरी दिलचस्पी का बायस ये दरवाज़ा था, न खिड़कियाँ, बल्कि वो छोटा सा साइन बोर्ड था जो दरवाजे के बाईं जानिब ज़रा बुलंदी पर लटका हुआ था। किराए के लिए खाली है। पहले मुझे ख्याल हुआ कि शायद ये मेरा वहम है, मगर जब मैंने आगे बढ़कर उसे बगौर देखा तो मालूम हुआ वाकई ये अल्फाज मकान खाली होने का सबूत दे रहे थे। इस तूफ़ानी और सर्द रात में पनाह लेने के लिए ये मकान यकायक यूं मेरे सामने आ गया था जैसे घटाटोप अंधेरे में बिजली सी कूंज जाए। मैंने गर्दन घुमा कर गिरदोपेश का जायजा लिया। बारिश के थपेड़े लम्हा बलम्हा तेज हो रहे थे। गली की नुक्कड़ पर खड़ा हुआ सिपाही भी न जाने कहाँ गायब हो चुका था। दरवाजे के बाहर बिलाशुबा ताला लगा हुआ था। मैंने मकान की निचली खिड़कियों का जायजा लिया। शायद उनमें से कोई खुली हो, मगर अफसोस सब की सब बंद थी। अब एक ही सूरत मकान में दाखिल होने की थी, खिड़की का शीशा तोड़ दूं और अंदर हाथ डालकर चटखनी खोल लूं।
मैं अभी शीशे पर घूसा मारने ही वाला था कि गली में से एक औरत और मर्द जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए मेरी जानिब आते दिखाई दिए। मैंने बदहवास होकर मुंह परे फेर लिया और दरवाजे से दूर हट गया। जब वो गली से निकलकर किसी और जानिब मुड़ गए तो धड़कते दिल के साथ में एक बार फिर मकान की तरफ बढ़ा और आहिस्ता से शीशे पर हाथ मारा। एक छन्नाके से पुराना शीशा फौरन ही टूटकर अंदर गिरा और फर्श पर उसके टुकड़े गिरने की आवाज़ पैदा हुई। मैंने जल्दी से अंदर हाथ डालकर चटखनी टटोली। फौरन मेरी उंगलियां आहिनी चटखनी तलाश करने में कामयाब हो गईं। हवा का तेज झोंका आया और खिड़की का पट जोर से खुला। ऐन उसी लम्हे वही कमबख्त सिपाही उस तूफान में भी गश्त करता हुआ दफतन एक मकान की पुष्ट से निकला और टहलता हुआ मेरी ही तरफ आने लगा। मेरे हाथ पांव फूल गए। इससे पेशतर कि वो मुझे देख लेता, मैं एक ही जिस्त में खिड़की पर चढ़कर फौरन अंदर कूद चुका था। मुझे इतना याद आता है कि मेरी आंखों के आगे देर तक पतंगे से नाचते रहे। मैंने महसूस किया शायद मैं किसी कुएं में गिर गया हूँ, क्योंकि नीचे फर्श ठंडा और गीला था। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक गहरी तारीकी मेरे गिर्द छाने लगी। मालूम हुआ जैसे मेरा जिस्म शल हो रहा है और कानों में शाय शाय की आवाज़ गूंज रही है। मैं नहीं समझ सका कि ऐसा क्यों हो रहा था। शायद हद से ज़्यादा नकाहत और खाली पेट होने के बाइस ये वहम मेरे जहन पर मुसल्लत हो गया था कि मैं बेहिस्सो हरकत हो चुका हूँ। ये अजीबो गरीब कैफियत जो अब एक ख्वाब की मानिद मुझे याद है, गालिबन ज़्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि मैंने गली में चंद आदमियों के भागने और फिर किसी तेज़ रफ्तार घोड़ा गाड़ी के दौड़ने की आवाज़ें बखूबी सुनी थी। बारिश का पानी परनालों में से धाएं धाएं गिर रहा था। मैंने बमुश्किल गर्दन मोड़ी। कमरे की खुली खिड़की से पानी की बौछार मुझ पर गिरी। अब मैं अच्छी तरह होशो हवास में था। मैंने उठकर खिड़की बंद कर दी ताकि बाहर से गुजरने वालों को शक ना हो कि इस खाली मकान की बैरूनी खिड़की क्यों खुली हुई। खिड़की बंद करने के बाद मैंने महसूस किया कि एक बार फिर मैं गहरी तारीकी में डूबता जा रहा हूँ। मेरा दिल काबू से बाहर हो रहा था, हाथ पैर लरज रहे थे। मैंने दीवार का सहारा लिया और उसी तरह हाँपता रहा। मुझे याद नहीं यह हालत कितनी देर रही, गालिबन कई मिनट या कई घंटे गुजर गए। मेरी हालत में ये तगय्युर दफतन क्यों बरपा हुआ, इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। लरसते हाथों से मैंने कोट की अंदरूनी जेब टटोली, जिसमें एक माचिस आड़े वक्त काम आने के लिए रखी हुई थी। माचिस की तीली जली, एक शोला सा भड़का और मैंने एक नज़र में देख लिया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। खौफ और हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। माचिस की जलती हुई तीली की सेंक जब मेरी उंगलियों तक पहुंची तो मैंने घबराकर उसे फर्श पर फेंक दिया और जल्दी से दूसरी तीली जलाई। इस मर्तबा पहले से भी ज्यादा रोशनी कमरे में फैल गई और मैंने यहाँ रखी हुई हर शय को अच्छी तरह देख लिया। ये एक वसी और ईस कमरा था, जिसमें ज़माने कदीम गालिबन 300 साल पहले का बेशकीमत फर्नीचर करीने से सजा हुआ था, लेकिन गर्द उस पर जमी हुई थी। ऊंची छत के दरमियान एक बहुत बड़ा झाड़ लटक रहा था। दीवारों पर चारों तरफ लकड़ी के कीमती फ्रेमों में बड़ी बड़ी तस्वीरें आवेज़ा थीं। अभी मैं इस कदर देख पाया था कि दूसरी तीली भी खत्म हो गई, लेकिन इस मर्तबा मैंने अपने आप को घुप अंधेरे में खड़े हुए नहीं पाया। कमरे में जर्द रंग की मध्यम रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। अब कमरा पहले की तरह सर्द भी नहीं रहा था, उसकी फिजा भी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रही थी। गर्मी का एहसास होते ही मेरे जिस्म में कुव्वत की एक ताज़ा लहर दौड़ गई। मैंने इधर उधर देखा और फिर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरी आंखों के सामने कोई 7 फुट के फासले पर एक बड़े से आतिशदान में नारंगी शोले रक्स कर रहे थे और ये गर्मी उन्हीं शोलों की थी। आतिशदान के ऊपर बने हुए 24 मेंटल पीस पर निहायत खूबसूरत और पुरानी वज़ा का ऊंचा शमयदान रखा था, जिसमें दूध की मानित सफ़ेद लंबी लंबी 7 शमय रोशन थीं। मैं देर तक बेहिस्सो हरकत खड़ा उस पुरअसरार आतिशदान और शमादान को तकता रहा। खुदा ही बेहतर जानता है कि ये क्या भेद था। क्या ये फरेबे नज़र का करिश्मा था? आतिशदान के भड़कते शोलों और जलती शमा का एहसास मुझे पहले क्यों नहीं हुआ? शायद मैंने घबराहट के बाइस इनका ख्याल ना किया हो। इससे पहले भी मैं कई बार ऐसी ही घबराहट का शिकार हो चुका था। यह सोचकर मैंने सर झटका और मजीद हिद्दत हासिल करने के लिए आतिशदान के करीब जा खड़ा हुआ। आग ताप ताप कर मैंने जल्द ही अपना जिस्म सर्दी के असर से आज़ाद करा लिया। इस दौरान में एक और अजीब बात मेरे मुशाहिदे में आई, और वो ये कि पुरअसरार शमादान, जिसमें मोमबत्ती की बनी हुई 7 शमय रोशन थीं, हर शमा का ऊंचा सा शोला अगरचे मुसलसल रोशन था, ताहम उसमें ज़रा भी जंबिश न थी। वो कतई साकित था।
कमरे में कभी कभार हवा का तेज झोंका रोशनदान में से होकर आता, जिसके बायस आतिशदान के शोले इधर उधर हरकत करते, लेकिन मोमबत्तियों के शोले बिल्कुल सीध में ऊपर उठे रहे। ऐसा मालूम होता था कि हवा का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। मैंने गैर इरादी तौर पर जोर से फूंक मारी। किसी न किसी शोले को तो लाजमन बुझ जाना चाहिए था, मगर नहीं, वो बदस्तूर जंबश किए बगैर जलते रहे। पसीने से मेरी पेशानी तर हो गई। एकदम मेरे जहन में ये ख्याल आया कि ये मकान आसेब ज़दा है। मैंने जल्दी से वही खिड़की खोली जिसके ज़रिए उस मकान में मैं कूदा था। मैं यहाँ से जल्द अज जल्द रुखसत होना चाहता था। खिड़की खुलते ही बारिश का पानी बौछार के साथ मेरे ऊपर आया और सर्द हवाएं शाएं शाएं करती कमरे में घुस आईं। मैंने फौरन खिड़की बंद कर दी। इस एक लम्हे में मेरा बदन सर्दी से दोबारा आकड़ गया। मैंने अपना दिल मजबूत किया। एक बार फिर आग तापने के लिए आतिशदान की जाने पड़ा। आग तापते हुए सरसरी तौर पर शमयदान को मैंने देखा तो वहशत की एक नई लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। उसका एक शोला बुझ चुका था। मैंने आगे बढ़कर डरते डरते शमादान को हाथ में उठा लिया और अब पहली बार इंकशाफ हुआ कि मेरा खौफ कतई बेमायनी था। ये मोमबत्तियां दरअसल शीशे की पतली पतली नलकियों में रखी हुई थीं और नलकियों के सिरे इस अंदाज में ऊपर तक उठाए गए थे कि हवा से शोले के फौरन बुझ जाने का खदशा न था। इस तरफ से इत्मीनान होने के बाद कि मकान आसेब ज़दा नहीं और ये महज मेरे वहम का करिश्मा है, मुझे भूख का शिद्दत से एहसास होने लगा। इसी असना में मेरे जहन में एक और अजीब बात आई। क्या ये मुमकिन नहीं कि मैं बदहवासी का शिकार होकर किसी और मकान में दाखिल हो गया हूँ? वरना आतिशदान में शोले भड़कने और शमादान रोशन होने का क्या मकसद है? अगर किसी ने मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा? फाका कशी और सर्दी के हाथों तो मैं पहले ही अदमुआ हो रहा हूँ। वो तो मार मार कर मेरा भुरकस निकाल देंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। यही वो पहला मौका था जब अव्वल मैंने वो आवाज़ सुनी। मुझे यूं मालूम हुआ जैसे मेरे कान बज रहे हैं। कुछ अजीब सी आवाज़ थी, हल्की हल्की सरसराहट जो बादअज़ा मक्खियों की बिनबिनाहट में बदल गई। मैंने अपने सर को जोर जोर से 2-3 झटके दिए, लेकिन आवाज़ मुसलसल कानों में आ रही थी जैसे कोई भंवरा कमरे में उड़ रहा हो। मैंने चौंक चौंक कर इधर उधर देखा। मेरी आंखें कमरे में फैली हुई मध्यम रोशनी में अच्छी तरह काम कर रही थी। मुझे वहां कोई मक्खी कोई भंवरा नजर न आया। यकायक भनभिनाहट की ये मुकरू आवाज और तेज हो गई। जन जन जन, बस ऐसी ही आवाज थी जो कमरे में मुसलसल गूंज रही थी। मुझे एहसास हुआ कि जैसे मैं शहद की मक्खियों के छत्ते के करीब खड़ा हूँ। ये तकलीफदेह आवाज बराबर उसी तरह गूंजती रही और मेरे इस्तराब में लम्हा बलम्हा इजाफा होने लगा। या खुदा, ये क्या राज है? मुझे ये मुअम्मा हल करना चाहिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने शमादान उठाया और कमरे की शुमाली दीवार में बने हुए दरवाजे की तरफ चला। मुझे अब भी शक था कि ये मकान खाली हरगिज नहीं, क्योंकि इसमें भरपूर जिंदगी का एहसास मौजूद था। धड़कते दिल, लरसते कदमों के साथ मैं उस दरवाजे तक पहुंच गया जो भारी लकड़ी का बना हुआ था। एक नज़र देखते ही मुझे महसूस हो गया कि इसे मुद्दत से खोला नहीं गया। शमयदान बाएं हाथ में थाम कर दाएं हाथ से निहायत आहिस्तगी से मैंने लकड़ी की वो गोल हथी घुमाई जो ज़माने कदीम में इस किस्म के दरवाजे खोलने और बंद करने के लिए लगाई जाती थी। दरवाज़ा आहट के बगैर यूं खुल गया जैसे इशारे का मुंतज़िर था। दरवाज़ा खुलते ही एक और अजीब बात मालूम हुई। भिनभिनाहट की वो मुकरू आवाज़ एकदम थम गई और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सर पर बजते हुए हथौड़े रोक दिए गए हों। खुदा की पनाह, कैसी ड्रोनी आवाज़ थी जिसने मेरे आसाब को झंझोड़ कर रख दिया था। अब मैंने अपने आप को एक बड़े वसी और अरीज और निहायत गर्म हॉल कमरे के दरवाजे पर खड़े पाया, जिसमें वही कदीम ज़माने का फर्नीचर और दूसरा साजो सामान करीने से सजा हुआ था। मैं जल्द से जल्द बावर्ची खाना तलाश करके अपने पेट की आग बुझाना चाहता था, क्योंकि गुज़िश्ता 2 रोज़ के मुसलसल फाके ने मेरी कुव्वत और होशो हवास मुअत्तल कर दिए थे। हॉल के कमरे में दीवारों पर तस्वीरों के बजाय बारासिंगों के सर, तलवारें और खंजर निहायत फनकाराना अंदाज से लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था हर चीज़ मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है। शाबलोत की बनी हुई सीढ़ियां चढ़कर मैं हांफता कांपता दूसरी मंजिल पर गया। वहां एक तवील तारीक राहदारी थी। मुझे यहाँ एक अजीब सी नागवार बदबू महसूस हुई। मैंने शमादान सर से ऊंचा करके राहदारी को दूर तक देखने की कोशिश की ताकि उस बदबू का सुराग मिले, मगर राहदारी सुनसान पड़ी थी। अलबत्ता उसके आखिरी सिरे पर बाएं हाथ एक और खुला दरवाज़ा दिखाई दिया जिसके आगे सुर्ख रंग का पर्दा था। मैं दबे पांव चलता हुआ उस दरवाजे तक गया और ज़रा सा पर्दा उठाकर दूसरी तरफ झांका तो बेइख्तियार मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। ये एक छोटा सा गोल कमरा था
जिसके दरमियान में रखी हुई लकड़ी की स्याह मेज पर ताज़ा खानों से भरी हुई कई प्लेटें और शराब की बोतलें रखी थीं। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि ये चीज़ें मुझ वाकाज़दा के सामने वाकई मौजूद हैं। निहायत लजीज और खुशबूदार खानों से सजी हुई ये मेज़ देखकर फौरन अंदाज़ा होता था कि इन्हें यहाँ रखे ज़्यादा देर नहीं हुई और खाने वाला शख्स अभी अभी उठकर किसी काम से बाहर गया है। मैं तो शमादान को मेज़ की एक जानिब रखा और खाने पर टूट पड़ा कि अगर मालिक मकान आ भी गया तो उसको कहूँगा पहले जी भर कर खाना खाने तो फिर पूछना। खाना और शराब मेरे पेट में गए तो मेरे मुर्दा जिस्म में जान आ गई। मेरे जहन पर छाया हुआ खौफ और इस्तराब भी एकदम से काफूर हो गया। अब मैं इस मकान को अपना ज़ाती घर समझकर निहायत इत्मीनान से खाना हड़प कर रहा था। दफतन ही वही मनहूस आवाज़ दोबारा मेरे कानों में गूंजने लगी, बस बस जन जन बस बस। शराब का गिलास मेरे हाथ में था। मैंने आहिस्ता से गिलास मेज़ पर रखा और खूब गौर से ये आवाज़ सुनने लगा। ये आवाज़ मक्खियों के भिनभिनाने की थी, लेकिन मक्खियाँ कहाँ हैं और किस शय पर भिनभिना रही हैं। मैंने शमादान हाथ में पकड़ा और दबे पांव उस कमरे से बाहर निकल आया। राहदारी में आते ही इंकशाफ हुआ कि सीढ़ियों के करीब ही एक और दरवाज़ा है जिसे मैं पहले नहीं देख सका था और भिनभिनाहट की आवाज़ उसी दरवाजे में से आ रही है। मैंने शमादान आहिस्ता से फर्श पर रखा, दरवाजे से कान लगाकर खड़ा हो गया। ये मकरू आवाज़ उसी के अंदर से आ रही थी। एक बार फिर वही नागवार बदबू मेरे नथनों में घुसी और मैं घबराकर पीछे हट गया। मैंने दरवाजे की हथी को चुपके से घुमाया और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही एकदम से आवाज़ें थम गईं। मैंने शमादान उठाकर सर से ऊंचा किया और उसकी रोशनी कमरे में डाली। फिर ज़रा आगे बढ़कर कमरे में झांका तो यूं महसूस हुआ जैसे मेरी रूह सिमट कर हलक में आ गई है। कमरे के एक गोशे में एक ताबूत पड़ा था जिसमें किसी शख्स की लाश पड़ी थी और उसकी बेनूर आंखें मुझे घूर रही थीं। वो नाकाबिले बर्दाश्त बदबू उसी ताबूत में से उठ रही थी। मैंने नाक पर हाथ रखा और शमादान अच्छी तरह संभाल कर कमरे में दाखिल हुआ ताकि लाश को गौर से देख सकूं। पहली निगाह में वो किसी हबशी की लाश मालूम हुई क्योंकि उसका चेहरा स्याह था, मगर जब मैंने झुककर उसे देखा तो इतनी ज़्यादा दहशत मुझ पर तारी हुई कि बेख्तियार मेरे मुंह से चीख निकल गई और शमादान एक पुरशोर आवाज़ के साथ हाथ से छूटकर खुले ताबूत में जा गिरा। बड़ी बड़ी हजार हाथ स्याह मक्खियों का एक ज़बरदस्त छत्ता उस लाश से चिमटा हुआ था और स्याह रंग की बड़ी बड़ी आदमखोर मक्खियां गोश्त को हड़प करने में मसरूफ़ थीं। शमादान गिरते ही मक्खियों का ये बादल ताबूत से उठा। उनके परों की बिनबिनाहट ऐसी लर्जा खेज थी कि मैं बदहवास होकर उस कब्रनुमा कमरे से निकलने के लिए पीछे मुड़ा तो मैं फर्श पर गिर गया। उसी लम्हे किसी नादीदा शैतानी कुव्वत ने दरवाज़ा बंद कर दिया। आन वाहिद में हजार हा खून आशाम मक्खियाँ मेरे जिस्म से चिमट चुकी थीं। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे बदन में बारीक बारीक सुइयां सी घोंप दी गई हों। दर्द की शिद्दत से मेरी चीखें निकल गईं। मैंने जोशे वहशत में उन मक्खियों को हाथ मार मार कर दूर करना चाहा, मगर बेसूद। उनकी नोकीली परदार टांगें मेरी खाल में पेवस्त हो रही थीं। भिनभिनाहट का शोर इतना भयानक था कि सारा कमरा गूंज रहा था। उनमें से एक मक्खी बार बार मेरे होंठ पर बैठने की कोशिश करती। एक मर्तबा मैंने उसे हाथ मारकर ज़मीन पर गिरा दिया। तब मालूम हुआ कि वो गैर मामूली जिसामत रखती थी। इतनी बड़ी मक्खी, खुदा की पनाह। मैंने अंधेरे में टटोल कर दरवाजे की हथी तलाश की और झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर राहदारी में निकला और वहीं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। दर्द की तकलीफ से मेरी आंखें उबली पड़ी थीं। ऐसा मालूम होने लगा था जिस्म के रुएं रुएं से जान निकली जा रही है। मैंने हाथ चेहरे पर फेरा तो पसीने से तर था। खौफजदा नज़रों से मैंने बंद दरवाजे का जायज़ा लिया जिसके पीछे वो मुहीब बला हज़ारा खून आशाम मक्खियों की शक्ल में बंद थी। मेरा जिस्म फरते खौफ से खुश्क पत्ते की तरह कांप रहा था। मौत अपनी भयानक शक्ल में मेरे सामने रक्स कर रही थी। मैंने खुदा से दुआ की कि आसेब ज़दा मकान से मुझे निकलने में मदद दे, वरना ये मक्खियाँ मुझे चट कर जाएंगी। आह, वो मेरे लहू की प्यासी हैं, ताज़ा और सुर्ख सुर्ख लहू। वो उस लाश को किस तेज़ी और तुंदही से चट कर रही थी। क्या अब मेरी बारी है? मैं पूरी कुव्वते अरादी जमा करके वहां से उठा। मक्खियाँ शायद एक बार फिर लाश को चुपचाप हड़प कर रही थीं, क्योंकि उनके भिनभिनाने की आवाज़ बंद हो गई थी। मैंने सुराख में से झांका, कमरे में खूब अंधेरा था। ताजुब की बात यह थी कि मेरे हाथ से गिरने वाला शमदान भी गुल हो चुका था। अगर वो रोशन रहता तो कम से कम उसके जरिए उस ताबूत में आग ही लग जाती। मैंने कई मरतबा उठने की कोशिश की, मगर मेरे जिस्म ने हरकत करने से इनकार कर दिया। मैं अपने दिल के धड़कने की आवाज़ खुद सुन सकता था। मकान पर एक अजीब हैबतनाक सन्नाटा मुसल्लत था।
और ये कितनी अजीब बात थी कि आधी रात के वक्त बाहर नाजिल होने वाले तूफान बादो बारा की आवाज़ भी यहाँ तक ना पहुँच रही थी। नहीं कह सकता था कि मैं कितनी देर तक उस तारीक राहदारी में पड़ा रहा। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी तंग कब्र में लेटा हूँ। मुझे याद था कि उस राहदारी के आखिरी सिरे पर वही दरवाज़ा है जहाँ से मैं सीढ़ियों के जरिए ऊपर आया था। अब मुझे वापस उन्हीं कमरों में से गुजर कर मकान से बाहर निकल जाना चाहिए था। इस आसेबज़दा मकान में खून अशाम मक्खियों को अपना खून चूसने की इजाज़त देने से बेहतर समझता था कि बाहर सर्दी से ठिठर कर मर जाऊं। मैं हिम्मत करके रेंगता हुआ दरवाजे की तरफ चला। मेरे दाएं घुटने की हड्डी में यकलख दर्द की टीसें उठी और बेख्तियार चीख निकल गई। गालिबन कमरे में गिरते वक्त ये चोट मुझे लगी थी। मैं एक एक इंच आगे से रखता दरवाजे तक पहुंच ही गया। इतनी ही देर में पसीने पसीने हो गया और हाँप हाँप कर मेरी पसलियां भी दुखने लगी। पसीने से ये फायदा हुआ कि जिस्म सही काम करने लगा। मैंने दरवाजे की हथी पकड़कर जोर से घुमाई, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरे हाथ फिर ठंडे पड़ने लगे और फरते दहशत से गिग्गी बन गई। दरवाज़ा बाहर से लॉक था। पागलों और वहशियों की मानिद में दरवाज़ा जोर जोर से पीटने और उसे धकेल कर खोलने लगा। उस वक्त जुनून की ऐसी हालत मुझ पर तारी हुई कि सारा खौफ व हरास दूर हो गया। मैं वाकई पागल हो चुका था। मैंने कहकहा लगाया और चीख चीख कर कहने लगा, शैतानी मक्खियों, मैं तुम्हारे काबू में हरगिज नहीं आऊंगा, हरगिज नहीं। दरवाज़ा खोल दो, मैं तुम्हें अपना खून कभी नहीं चूसने दूंगा। मुझ में अभी बड़ी जान बाकी है, मैं दरवाज़ा भी तोड़ सकता हूँ। देर तक मैं बंद दरवाजे से जोर आजमाई करता रहा, लेकिन सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं। खुलना या टूटना तो एक तरफ, लकड़ी का ये मजबूत दरवाज़ा जंबिश भी ना करता था। थक हार कर मैंने ये मजनूनाना सही तर्क कर दी और सोचने लगा कि फरार होने का कौन सा तरीका इख्तियार करूं। दफतन मक्खियों की वही लर्ज़ाखेज़ बिनबिनाहट दोबारा शुरू हो गई जो आसाब को आनन फानन नाकारा कर देती थी। बदहवास होकर मैं राहदारी में दौड़ता हुआ उसी कमरे में आया जहां खाना खा चुका था। मैंने जाते ही कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और कुर्सी पर बैठकर हाँफने लगा। मक्खियों के भिन भिनाने की आवाज़ अब और तेज़ होती जा रही थी और मेरे जिस्म में गोया सुइयां सी चुभ रही थी। अगर वो इस कमरे में भी आ जाएं तो फिर पनाह लेने की कोई जगह न होगी। मैंने इधर उधर देखा, बाएं हाथ की एक छोटी सी खिड़की बंद थी। मैंने लपक कर एक झटके के साथ उसे खोला और दहशत ज़दा होकर पीछे हट गया। वहाँ बारिश थी न हवा का तूफान। इसके बरक्स पिछले पहर का चांद अपनी जर्द सोगवार रोशनी के साथ आसमान पर हल्के बादलों की ओट में से झांक रहा था। चारों तरफ एक पुरस्कार सकूत तारी था। किसी जानिब से कोई आवाज़ नहीं आई, हत्ता कि खिड़की खुलते ही मक्खियों की भिनभिनाहट भी ख़त्म हो गई। मैंने खिड़की से झांका तो महसूस हुआ कि यहाँ से कूदकर ज़मीन तक जिंदा सलामत पहुँचना महाल है। जान ना जाए तब भी हाथ पैर तो किसी तरह टूटे बगैर नहीं रह सकते। मैं अभी हैरान परेशान खड़ा ये मंजर ही देख रहा था कि यकायक उस सकूत को तोड़ती हुई एक और आवाज़ मेरे कानों में आई। दूर कहीं किसी गली में घंटी बज रही थी। मैंने उस आवाज़ की जानिब कान लगा दिए। चांदनी रात में लंदन के गली कूचे मुझे अजीब से दिखाई दे रहे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे मैं किसी और शहर का नज़ारा कर रहा हूँ। उनमें से कोई भी इमारत मेरी जानी पहचानी नहीं थी और गलियां भी पहले से ज़्यादा तंग नज़र आती थीं। एक लम्हे के लिए मुझे शुबा हुआ कि मेरा जहन बेकार हो गया है। टन टन टन, एक बार फिर घंटी की आवाज़ आई और मैं चौंक पड़ा। आवाज़ आहिस्ता मेरे करीब से आ रही थी। अब घंटी की आवाज़ के साथ साथ मैंने घोड़ा गाड़ी के भारी पहियों की खुड़बुड़ भी सुनी। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से उस गली में आ रही थी जिधर ये आसेबज़दा मकान था। फिर मैंने किसी आदमी की भर्राई हुई आवाज़ सुनी। वो पुकार पुकार कर कुछ कह रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा था, क्योंकि उसका लहजा और अंग्रेज़ी तलफ़ुज़ मेरे लिए गैर मानूस था। अलबत्ता आदमी की आवाज़ और गाड़ी के पहियों की खड़खड़ाहट से अंदाज़ा होता था कि वो फेरी पर मुख्तलिफ़ चीज़ें फ़रोख्त करने का कारोबार करता है। इस किस्म के चलते फिरते दुकानदार लंदन के गली कूचों में अक्सर देखे जाते हैं, लेकिन आधी रात के वक्त उस खतरनाक मौसम में ये कौन निराला दुकानदार है जो आवाज़ लगा लगा कर कुछ बेच रहा है? ये बात मेरी समझ में न आती थी। ताहम एक ख्याल बिजली की सरत से मेरे जहन में आया। अगर मैं किसी तरीके से उस शख्स को अपनी तरफ मतवज्जा कर सकूं तो वो मुझे ज़रूर इस मकान से निकाल लेगा। काश वो इसी तरफ आ जाए। मैं खिड़की में ऊंचा होकर बेचैनी से इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। गाड़ी चलने और घोड़े के टापों की आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। बिलाशुबा गाड़ी उसी गली में आ रही थी। चंद मिनट बाद मैंने उसे देख लिया। लकड़ी की बनी हुई स्याह रंग की एक भारी गाड़ी थी जिसके आगे स्याह रंग का निहायत पला हुआ शानदार घोड़ा था।
उसकी खाल चांद की मध्यम रोशनी में शीशे की मानी चमक रही थी। गाड़ी पर 2 आदमी स्याह लिबास पहने हुए थे। एक के हाथ में घोड़े की बागें थीं, दूसरे के हाथ में बड़ी सी घंटी। गाड़ी के अगले हिस्से में एक लालटेन भी रोशन थी। मैं मबहूत होकर उस अजीबोगरीब गाड़ी और उस पर बैठे हुए 2 आदमियों को देख रहा था। वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत बैठे हुए थे और यूं मालूम होता था जैसे वो इस दुनिया की मखलूक नहीं है। गाड़ी दौड़ती हुई जब मकान के सामने से गुजरी तो मैंने पूरी कुव्वत से पुकार कर कहा, ठहर जाओ। दोनों आदमियों ने बैक वक्त चौंक कर ऊपर देखा और फिर घोड़े की बाग खींचकर गाड़ी रोक ली। दूसरे आदमी ने अपने हाथ को हरकत दी और आनी घंटी जोर जोर से बजाने लगा। फिर उन्होंने मुझे खिड़की में खड़े देख लिया। मेरी जान में जान आई और मैंने उन्हें अपने और करीब आने का इशारा किया। उन्होंने गाड़ी मोड़कर मकान के दरवाजे के पास रोक ली और फिर वो शख्स जिसके हाथ में घंटी थी कूद कर उतरा और मेरी जानिब देखकर पुकारा, अपने मुर्दे को फौरन बाहर ले आओ, मुर्दे को फौरन बाहर लेकर आओ। फिर उसने गाड़ी के पिछले हिस्से की जानिब उंगली से इशारा किया और आगे बढ़कर एक स्याह चादर ऊपर से उतार ली। मैं दहशत ज़दा होकर पीछे हट गया। खुदा की पनाह, गाड़ी के उस हिस्से में ऊपर तक लाशें ही लाशें भरी थीं। मैं पत्थर के बुत की तरह अपनी जगह खड़ा उन लाशों और पुरअसरार आदमियों को देखता रहा। मैंने कुछ कहना चाहा मगर फरते खौफ से आवाज़ ही ना निकली। ऐन उसी लम्हे आवारा बादल के एक बड़े स्याह टुकड़े ने चांद को अपनी आगोश में ले लिया और चारों तरफ तारीकी छा गई। मैंने एक बार फिर कोचवान की भर्राई हुई आवाज़ सुनी, अपने मुर्दे को फौरन बाहर लेकर आओ। फिर घंटी बजी, घोड़े को चाबुक मारने की आवाज़ आई और गाड़ी चल पड़ी। सर्द हवा का एक फराटा सा कमरे में आया और मैं झट खिड़की बंद करके जब वापस मुड़ा तो मेरा पैर किसी शय से टकराया। मैंने टटोल कर उसे देखा तो ये एक लालटेन थी। जेब में से माचिस की डिबिया निकाल कर मैंने कांपती उंगलियों से तेल जलाकर लालटेन रोशन की। एक शोला सा भड़का और बुझ गया, लेकिन उस हकीर से सानिये में मैंने सब कुछ देख लिया। खाने की मेज पर वही मक्खियाँ एक दूसरे के करीब बैठी अपनी पीली पीली आंखों से मेरी जानिब देख रही थीं। उनकी आंखों में बेपनाह चमक थी। मुझ पर सहर किसी कैफियत तारी होने लगी। उनके दरमियान एक बहुत बड़ी मक्खी दिखाई दी जो यकीनन उन्हीं की मलिका थी। उस बड़ी मक्खी की आंखों में मुझे गुस्से, नफरत और हकारत के आसार दिखाई दिए। उनकी तादाद में लम्हा बलम्हा इजाफा हो रहा था। मैंने अंदाज़ा किया कि बंद दरवाजे की निचली दरज में से एक एक मक्खी आती और मेज़ पर चुपचाप सब मक्खियों के साथ बैठ जाती। गालिबन वो इस तरह जमा होकर एकदम मुझ पर हमला करना चाहती थीं। देखते देखते उनकी तादाद 1000 हाथ से मुतजावज हो गई और पूरी मेज़ उनसे छुप गई। मैं सहमा हुआ अपनी जगह खड़ा था, दिल की हरकत गोया बिल्कुल बंद। उस वक्त अगर मेरे जिस्म का कोई हिस्सा काट भी दिया जाता तो मुझे तकलीफ ना होती और ना खून का एक कतरा निकलता। मौत अपनी भयानक शक्ल में मुझसे सिर्फ चंद फुट के फासले पर मौजूद थी और मैं अब उसके हाथों किसी तरह नहीं बच सकता था। दफतन मैंने महसूस किया कि मेरी बगलों और गर्दन पर छोटी बड़ी गिल्टियां सी निकल रही हैं। मैंने उन्हें उंगलियों से छुआ तो तब दहशत की एक नई लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। आह, ये प्लेग यानी ताउन की मक्खियां हैं। मुझ पर ताउन ने हमला किया है। जो ग़ज़ा मैंने खाई वो भी प्लेग ज़दा थी। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। एक मुहीब आवाज़ के साथ 1000 हाँ मक्खियाँ स्याह धुंध की सूरत में बैक वक्त उड़कर मेरी जानिब आईं और मेरे बदन से चिमट गईं। मेरा चेहरा, मुंह, गर्दन, बाजू, टांगे सब उनकी जद में थीं। मैंने अंधाधुंध हाथ चलाए मगर बेसूद। जालिम मक्खियाँ किसी सुई की मानित मेरे बदन में पेवस्त हो रही थीं। एक लम्हा तामुल किए बगैर मैंने खिड़की खोली और नीचे गली में झांका। खिड़की से ज़मीन तक का फासला 16 फुट से किसी तरह कम ना था। मैंने आंखें बंद करके छलांग लगा दी। इस जगह उस बदनसीब आदमी की दर्दनाक दास्तान ख़त्म होती है। उसे अस्पताल में लाने वाला पुलिस का एक सिपाही था जिसने बताया कि ये शख्स हॉलबर्न स्ट्रीट में बेहोश पड़ा था। इसकी दोनों टांगें टूट चुकी हैं और मुआयने से पता चलता था कि वो किसी तेज़ रफ्तार लारी के नीचे आया है। मैंने देखा कि वो फाका ज़दा है, गालिबन 2 रोज़ से भूखा था। अस्पताल में उसे होश आया मगर कई रोज़ तक वो खौफज़दा नज़रों से चारों तरफ देखता रहा। एक मर्तबा चंद मक्खियों को अपने बिस्तर पर बैठे देखकर वो बेतहाशा चिल्लाया, वो आ गईं, वो आ गईं, प्लेग यानी ताउन की मक्खियाँ आ गईं, ये मुझे खा जाएंगी। और जब तक ये मक्खियाँ मार ना डाली गईं बेचारा मरीज़ बहुत मदहूश और बेचैन रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो सेहतमंद होने लगा। माहिर नफ्सियात और दिमागी डॉक्टरों ने उसका अच्छी तरह मुआयना करके रिपोर्ट दी कि उसका जहन सही हालत में है।
तब एक रोज़ उसने मुझे ये लर्ज़ाखेज़ कहानी सुनाई। मैंने तहकीक की तो हॉलबर्न स्ट्रीट के उस मुकाम पर जो उसने बताया था कदीम वज़ा का कोई खाली मकान नहीं था। एम्बुलेंस ड्राइवर और उस सिपाही के साथ मैंने खुद उस जगह का मुआयना किया जहां मरीज बेहोश पड़ा पाया गया था, लेकिन वो एक खुली जगह थी और वहां भी मकान जदीद तर्ज तामीर का नमूना थे। मैं अरसे तक उस राज से पर्दा उठाने की सही करता रहा। आखिर एक रोज़ मुझे एक मोहम्मद शख्स ने बताया कि जिस मुकाम पर यह शख्स बेहोश पड़ा पाया गया था वहां आज से 300 साल कबल एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया था और उस गड्ढे में प्लेग से मरने वाले बेशुमार अफराद की लाशें दफन कर दी गई थीं। प्लेग की ये आलमगीर वबा 1665 में लंदन पर नाजिल हुई थी और शहर में 70,000 से ज़ायद अफराद उसका शिकार हुए थे और इस मुकाम पर गड्ढा खोदकर उन 70,000 लोगों को अंदर दफना दिया गया था। तब मुझे उस शख्स की बात पर यकीन आ गया कि उस रात उसके साथ जो कुछ भी बीता वो हकीकत पर मबनी था। असल में वो प्लेग से मरने वाले अरवाह के चुंगल में फंस गया था।